स्टूडेंट्स, आज हम दिए का टेस्ट नंबर 10 करेंगे। इसमें क्वेश्चन है भूगोल के जनसंख्या शहरीकरण समसामयिकी दिसंबर 2025 की। इसे हम 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को अभिकथन ए और दूसरे को आर के रूप में कहा गया है। अभिकथन: दक्षिण पश्चिम मानसून प्रत्येक वर्ष जून के पहले सप्ताह के आसपास केरल तट पर पहुंचता है। ये अभिकथन तो सही है। कारण: भारतीय भूभाग और हिंद महासागर के बीच विभेदक तापन से एक प्रबल निम्न दाब तंत्र बनता है जो महासागर से आर्द्रता युक्त पवनों को खींचता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है, दोनों ए और आर सत्य है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ए सत्य है किंतु आर गलत है, ये भी गलत है। क्वेश्चन सी है, ए सत्य है किंतु आर गलत, ये भी गलत है। इसमें आंसर होगा डी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत में अग्रसर होने का सही क्रम है। केरल, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। ऑप्शन बी है केरल, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। केरल, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। कोलकाता, केरल, दिल्ली। यहाँ आंसर होगा हमारा केरल, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। आंसर होगा सी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो दिल्ली से पहले कोलकाता पहुंचती है, तो हमारा आंसर इसमें सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। ऑप्शन 1 है, वे भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर गतिमान होते हैं। ऑप्शन 2 है, वे उत्तर पश्चिमी मैदानों में शीतकालीन वर्षा और हिमालय पर हिमपात लाते हैं। वे ग्रीष्मकालीन मानसून ऋतु में सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं। यानी हमारा ऑप्शन 1 और 2 सही है। आंसर होगा ए, क्योंकि ये ग्रीष्म में नहीं शीत ऋतु में सक्रिय होते हैं। यहाँ ये ग्रीष्म ऋतु ना होकर यहाँ शीत ऋतु होता तो ये सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। कूट का सही चयन करें। सूची 1 वर्षा के प्रकार हैं, कारक तंत्र हैं, पर्वतीय अवरोधक द्वारा ऊपर धकेली गई आर्द्र वायु, ये हमारा सही है। संवहनीय पृष्ठीय तीव्र तापन से ऊर्ध्वाधर उत्थान, ये सही है। चक्रवातीय उष्णकटिबंधीय निम्न तंत्र, वाताग्र विभिन्न तापमान वाले वायु राशियों का अभिसरण। आंसर होगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, लौटता मानसून अक्टूबर दिसंबर के दौरान मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में वर्षा लाता है। पश्चिमी राजस्थान में,
कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, पश्चिमी घाट, उच्च गंगा मैदान। यहाँ होगा आंसर होगा बी, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 6 है, वार्षिक भारतीय मानसून पंचांग के सही कालानुक्रमिक अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 है राजस्थान से मानसून की वापसी, केरल पर मानसून का आगमन, मानसून दिल्ली पहुंचता है, मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंचता है। तो सबसे पहले होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंचता है। फिर उसके बाद केरल पर मानसून का आगमन होता है, फिर मानसून दिल्ली पहुंचता है और फिर राजस्थान में। आंसर होगा सी, नहीं, आंसर होगा ए यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्कन ट्रैप मुख्यतः किस प्रकार की शैलों से बनी है, जो विशाल ज्वालामुखी उद्गारों द्वारा निर्मित होती है। यानी दक्कन ट्रैप किन शैलों से बनी है? ग्रेनाइट, नीस, बेसोल्ट, वाही आग्नेय, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट और सिस्ट। यह आंसर होगा हमारा वी, बेसोल्ट वाही आग्नेय शैल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। भौतिक उपविभाजन और विशिष्ट लक्षण बताने हैं। भाबर, तराई, वांगर और खादर के। यहाँ भाबर क्या है? भाबर है हिमालय तलहटी में मोटे बजरी कंकड़ों की पेटी। और तराई क्या होता है? तराई होता है दलदली वन आच्छादित क्षेत्र जहाँ भूमिगत जलधाराएं पुनः उद्भूत होती हैं। वांगर क्या है? वांगर है चूनेदार पिंड यानी कंकड़ युक्त पुराना जड़ोल। और खादर है बाढ़ मैदानों पर निक्षेपित नया जड़ोल। यह आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को अभिकथन ए, दूसरे को आर के रूप में कहा गया है। अभिकथन, पश्चिमी घाट एक जल विभाजक के रूप में अरब सागर में प्रवाहित होने वाली नदियों को बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियों से अलग करता है। कारण आर है, पश्चिमी घाट प्रायः भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसकी कुछ चोटियां 5000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। आंसर होगा इसमें दोनों ए और आर सत्य है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ये गलत होगा। ए असत्य है किंतु आर सत्य है, भी गलत है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आंसर होगा सी, ए सत्य है और आर इसकी सही व्याख्या नहीं क्योंकि वो जल विभाजक के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। ऑप्शन नंबर 1 है, यह मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में स्थित है और दक्षिण पाकिस्तान तक फैला हुआ है। लूनी थार मरुस्थल से होकर प्रवाहित होने वाली एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है।
नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में स्थित और दक्षिण पाकिस्तान तक फैली। मरुस्थल हमारा आंसर होगा ए, सही है। लूनी थार मरुस्थल से प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि लूनी वहाँ पे घग्गर और जैसी अन्य नदियाँ भी हैं, थार क्षेत्र से कुछ हिस्सों में प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। हिमालयी श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शिवालिक असंगठित अपसादों से बनी है और भूगर्भिक दृष्टि से सबसे नवीन श्रृंखला है। महान हिमालय हिमाद्री में सर्वोच्च चोटी और वे प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से निर्मित हैं। ऑप्शन 3 है लघु हिमालय हिमाचल हिमाद्री और शिवालिक के बीच स्थित है। ये तीनों ही सही है। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? प्रवाहित होकर अरब सागर में एक ज्वारनदमुख के माध्यम से गिरती हैं। कृष्ण नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। कृष्ण नदी तो बंगाल की खाड़ी में है और कावेरी गोदावरी, यहाँ नर्मदा नदी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? वे एक पर्वत तंत्र की डूबी हुई चोटी है जो हिमालय से संरचनात्मक रूप से जुड़ी हैं। ऑप्शन 2 है अंडमान समूह में बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ हमारा ऑप्शन होगा, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। हमसे इसमें सही नहीं पूछा है। 13 का आंसर होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 और मकालू। तो सबसे पहले तो K2 ही हो जाएगी। सबसे पहले K2 होगी, फिर उसके बाद कंचनजंगा, फिर उसके बाद मकालू और फिर नंदा देवी, यानी कि 14 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 है। कर्क रेखा भारत के किस समूह राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, असम, मणिपुर। यह हमारा ऑप्शन होगा ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा। आंसर होगा 15 का ए। वैसे ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से झीलों और उनके राज्यों को सम्मिलित कीजिए। वुलर झील। वुलर झील कहाँ पर है? वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील कहाँ पर है? ये भी सही है, मणिपुर में है। चिल्का झील चिल्का झील आंध्र प्रदेश में नहीं है, इसीलिए हमारा ये वाला युग्म तो गलत होगा। चिल्का झील आंध्र प्रदेश में ना होकर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर उड़ीसा में है।
ओडिशा में है। और सांबर झील राजस्थान में, ये सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कथन सही है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के उत्थान से पहले से अस्तित्व में है। ऑप्शन 2 है, इसे तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जम्मू के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। महेंद्रगिरी, जिंदा गड़ा चोटी, अरमाकोंडा, देवमाली। यहाँ हमारा आंसर होगा 18 का सी। एटीन का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ से उद्गमित होती हैं। नर्मदा, सोन, महानदी और तापी, चंबल और बेतवा, केन और टोन। ये यहाँ आंसर होगा सी। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, लेकिन ये पश्चिम की तरफ बहती है, और सोन ये पूर्व की तरफ बहती है। ये भी इन दोनों की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर नदियाँ हैं और उन पर उल्लेखनीय बांध। चंबल नदी पर कौन सा बांध है। श्री सैलम बांध। चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। हाँ, चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। और दामोदर पे है पंचेत बांध, और तुंगभद्रा पे श्री सैलम बांध, और महानदी पे है हीराकुंड बांध। यह हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन ए, गंगा को हिम पोषित, वर्षा पोषित दोनों प्रकार की नदी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इससे ही है वैसे। आर, इसकी ऊपरी सहायक नदियाँ जैसे अलकनंदा, भागीरथी हिमनदों से उद्गमित होती हैं, जबकि मध्य और निचले प्रवाह की सहायक नदियाँ जैसे घग्गर, सोन, गंडक मानसूनी वर्षा से पोषित होती हैं। यहाँ आंसर होगा डी। ए और आर दोनों ही सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या का स्पष्टीकरण भी करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह तिब्बती पठार पर मानसरोवर झील के निकट से उद्गमित होता है। यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले लद्दाख क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। आंसर होगा यहाँ पे, ये दोनों ही सही हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित सहायक नदी और उनके संबंधों पर विचार कीजिए। यानी दाएं किनारे की सहायक नदियों को अभी निर्धारित करता है गंगा यमुना, यानी कि गंगा इसमें हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक ज़रूरी बात बतानी थी कि अगर आप सभी को इन टेस्ट का PDF चाहिए तो
मेरा टेलीग्राम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे लिंक कर लेना। और टेलीग्राम पे मैंने दृष्टि के भी टेस्ट डाल दिए हैं सभी, और जिस किसी को मेंस के टेस्ट भी चाहिए और उनका सॉल्यूशन किस तरह से उनको लिखा जाता है या आंसर राइटिंग करके लिखना चाहते हैं, वो भी मैं मुझे कमेंट में लिख के भेज दें। मैं जो दृष्टि मेंटरशिप में टेस्ट हो चुके हैं वो भी करा दूँगी। और बाकी टेस्ट मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, वहाँ से जाके टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, उस पर सभी टेस्ट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश में दोआब शब्द परंपरागत रूप से किन दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को संदर्भित करता है? गंगा गोमती, यमुना गंगा, चंबल यमुना, घग्गर गंगा। यानी कि आंसर होगा 24 का आंसर होगा बी, यमुना और गंगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कावेरी नदी के बारे में का कथन सही नहीं है। यह कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गमित होती है। कावेरी नदी के बारे में हमसे पूछा है, ये हमारा ऑप्शन सही है। ये सही है कि ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ही। ऑप्शन 2 है, कावेरी समुद्र में गिरने से पहले पूर्णतः तमिलनाडु राज्य के भीतर प्रवाहित होती है। यानी कि कावेरी नदी तमिलनाडु केरल दोनों से होकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टे में पहुंचती है, ना कि कह रहा कावेरी समुद्र में गिरने से पहले तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती है, एक कर्नाटक में भी। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ हमारा आंसर होगा 25 का। यहाँ सही नहीं पूछा था ना हमसे, ये सही नहीं पूछा है, और ये तो वहाँ से बहती है, तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में शिवपुरी पठार से होकर प्रवाहित होती है और यमुना की दाएं किनारे की सहायक नदी के रूप में उसमें मिलती है? केन, बेतवा, सिंध या चंबल। यहाँ आंसर होगा बी, बेतवा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मलक्का की जल संधि कूटनीति के रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किन दो प्रमुख जल निकायों को जोड़ती है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और चीन सागर, जावा और फिलीपीन सागर, हिंद महासागर और सेलेबी सागर के मध्य प्रशांत महासागर। यहाँ हमारा आंसर होगा मलक्का की जल संधि जो है अंडमान और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। मलक्का की संधि अंडमान और चीन सागर को जोड़ती है। आंसर होगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहरों और उनकी भौगोलिक स्थितियों का सही के लिए सुमेलित है? वाराणसी गंगा के बाएं यानी उत्तरी तट पर, कोलकाता कोलकाता। यहाँ हमारा आंसर होगा वी, ये 3 सही हैं पहले वाले। और ये आगरा यमुना के बाएं तट पर नहीं है, ये आगरा जो है ये वाला बाएं तट पर ना होकर ये दाएं तट पर है, यानी कि यहाँ बायां नहीं होगा। वरना आंसर होगा ये बी।
आंसर होगा बी। 28 का आंसर है बी। 29 का आंसर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यानी कि कौन सी भारतीय राज्य अधिकतम अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। हमारा यहाँ आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक 8 राज्यों के साथ प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। और मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के मानक यामोत्तर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही पूछा है? यह है 80 हाफ डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह भारतीय मानक ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 30 का आंसर होगा, यह मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा, यहाँ पर नहीं। हाँ, ये मिर्ज़ापुर तो सही है, लेकिन आंसर होगा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित महासागरीय धाराओं को व्यवस्थित कीजिए। उत्तरी विषुवतीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, उत्तरी अटलांटिक। यह आंसर होगा यानी कि लेब्राडोर, उत्तरी अटलांटिक, गल्फ और उत्तरी विषुवतीय। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को ए और दूसरे को आर कहा गया है, कारण को आर कहा गया। अभी कथन ए क्या कहता है? हिंद महासागर में अटलांटिक और प्रशांत महासागर जैसी पूर्ण वृत्ताकार गायर भावर प्रणाली का अभाव है। कारण आ रहा है, हिंद महासागर उत्तरी और एशियाई महाद्वीप से घिरा है, जो एक निरंतर गायन की भावर परिसंचरण के विकास को अवरुद्ध करता है। यानी कि यहाँ भी हमारे दोनों ही सही हैं, ये एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूचीबद्ध को सूची से सुमेलित करना। पर्वतीय श्रृंखला और महाद्वीप, डेकेन्स वर्ग, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और यूराल। यहाँ पे हमारा आंसर होगा 33 का सी, यानी कि नहीं, ए होगा। यहाँ पर ए आंसर होगा। आंसर होगा ए यानी अफ्रीका, एंडीज 1 होगा, सी होगा ऑस्ट्रेलिया और यूराल होगा यूरोप। ये हमारा आंसर होगा 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, यामोत्तर रेखाओं यानी देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के चारों ओर महावृत्त बनाते हैं। यामोत्तर रेखाएं पृथ्वी की सभी अक्षांशों
पर समान दूरी पर होती हैं। 34 का आंसर होगा, यानी कि सभी, ये जो है इसमें सही नहीं पूछा है हमसे, क्या बताना है, सही नहीं है। तो सभी यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के चारों महावृत्त, ये तो सही है। यामोत्तर रेखा पृथ्वी की सभी अक्षांशों पर समान नहीं होती, ये तो गलत ही है। तो हमसे गलत पूछा था, तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, गर्मियों में निरंतर दिन के प्रकाश के कारण देश की लोकप्रिय रूप से मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है। यहाँ आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। यहाँ आंसर होगा नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? 36 आंसर होगा हमारा यूपी। क्वेश्चन नंबर 37 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और कारण आर के रूप में बताना है। धान की खेती मुख्यतः पूर्वी और दक्षिणी भारत में की जाती है, यानी कि धान की खेती मुख्य पूर्वी और दक्षिणी भारत में की जाती है। कारण कह रहा है धान के लिए उच्चतम तापमान 150 सेमी से अधिक प्रचुर वर्षा और खेती में खड़े पानी की आवश्यकता होती है। ये पारिस्थितिक बंगाल में के डेल्टा और प्रायद्वीपीय नदियों में सर्वोत्तम रूप से, ये दोनों ही सही, एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आंसर होगा डी। 37 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है, इसका प्रारंभिक चरण मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है। यह नई दिल्ली स्थित में विकसित उच्च उपज किस्म के बीजों पर आधारित है। इसने भारतीय राज्यों में क्षेत्रीय कृषि असमानता को उल्लेखनीय रूप से कम किया है। ऑप्शन 4 है, एम.एस. स्वामीनाथन को व्यापक रूप से भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 38 का आंसर, यहाँ 38 का आंसर होगा ए। 1, 2 और 4, यानी कि इसने भारतीय राज्यों में क्षेत्रीय कृषि असमानता को उल्लेखनीय रूप से कम किया है, यानी कि इसने सभी जगह इसका असर नहीं हुआ था, ये सभी जगह के लिए सही, यानी कि इसने क्षेत्रीय असमानता नहीं घटाई थी, बल्कि एक तरह से, क्योंकि केवल कुछ ही क्षेत्रों में इसका लाभ हम दे पाए थे, इसलिए ये वाला तो हमारा गलत ही हो जाता है। 3 सूची 1 को सूची से किन से सम्मिलित करना है? मूंगफली का सबसे ज़्यादा मूंगफली, इनके प्रमुख राज्य कहाँ पे हैं? मूंगफली गुजरात, गन्ना ये तो सभी को पता है यूपी, कपास महाराष्ट्र और जूट पश्चिम बंगाल, यानी आंसर होगा यहाँ पर ए। 39 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रबी फसलें सर्दियों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और बसंत मार्च में काटी जाती हैं, यह सही होगा। खरीफ फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के आगमन और अवधि से संबंधित है, ये भी सही है। यहाँ 40 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में वार्षिक
कुल चाय उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? 41 का आंसर होगा डी, असम। 41 का आंसर होगा डी, असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जो भारत के कुल चाय उत्पादन का यानी कि 50 से 55 तक 50 से 55 तक 55% तक करता है। और ब्रह्मपुत्रा घाटी आर्द्र परिस्थिति प्रदान करती है, इसमें दोमट मिट्टी और उच्च वर्षा, गर्म आर्द्र वायु। और जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग है वो दूसरे स्थान पर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा मृदा प्रकार कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और अपनी स्वयं जुताई की विशेषताओं के कारण रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? 42 का आंसर होगा डी, जडोल। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूची 1 को सूची सेकंड से यानी प्राकृतिक वनस्पति बतानी है और भारत में विशिष्ट क्षेत्र कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। इनकी विशिष्टता बतानी है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है यानी कि उष्णकटिबंधीय, ये तो पश्चिमी घाटी होगा। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होगा 3 यानी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और पर्वतीय वन होगा हिमालयी और मैंग्रोव होगा सुंदरबन डेल्टा। यहाँ आंसर होगा ए, 43 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, मैंग्रोव वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तटों के अंतर्ज्वारीय एवं ज्वारमुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 है, ये चक्रवातों, तूफानी ज्वारों और सुनामियों के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोधकों के रूप में कार्य करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों में से मृदा के प्रकार और उनकी प्रमुख रूप से पाए जाने वाले राज्यों के बारे में बताना है। इसमें सही सुमेलित है। लाल मिट्टी, शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी, पीट, दलदली मिट्टी, लवणीय क्षारीय मिट्टी। यहाँ आंसर होगा हमारा डी, ये सभी सही सुमेलित हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। लोहस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा। लोहस्क छत्तीसगढ़, अभ्रक झारखंड, बॉक्साइट ओडिशा और तांबा राजस्थान। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोरबा कोयले के क्षेत्र जो भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में पेट्रोलियम शोधनशालाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही बताना है। असम का डिगबोई 1901 में स्थापित भारत की सबसे पुरानी निरंतर परिचालित तेल शोधनशाला है, ये सही है। गुजरात का जामनगर, ये जामनगर हो, हाँ ये जामनगर विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान निजी शोधनशाला परिसरों में से एक केंद्र है, ये भी सही है। नुमालीगढ़ शोधनशाला मेघालय में स्थित है। नहीं, नुमालीगढ़ शोधनशाला ये मेघालय में नहीं, ये असम में स्थित है। इसको भी नोट कर लेना, ये असम में है। ये असम में है। यहाँ आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में सीमेंट के दो उत्पादकों में से एक है। प्रचुर चूना पत्थर भंडारों के कारण राजस्थान भारत के अग्रणी सीमेंट उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही के वर्षों की स्थिति के अनुसार भारत में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जल विद्युत शक्ति, आणविक शक्ति, तापीय शक्ति या सौर शक्ति। यहाँ आंसर होगा सी, तापीय शक्ति। क्वेश्चन नंबर 51 है,